बेहतरीन हो गया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। कल शाम को मैंने एक होमवर्क आपको दिया था, उसमें सवाल नंबर 2 थोड़ा सा टेढ़ा था, याद है? सवाल नंबर 2 में आपको पहले साल जितना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट बेचने थे, किया आप लोगों ने? ऐसे कभी मूड हुआ कि यार चलो कर लेते हैं आज सवाल, हैं? पहली दफ़ा यार सर की बात मान लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, अच्छी बात हो जाए कुछ, है? हो गया? कितने लोग? हाँ, वेरी गुड सर, एक बच्चे ने नंबर भी लिख दिया, वेरी गुड जी। पक्का जी? इतना लेट होमवर्क क्यों आया? अच्छा, मैंने ना लास्ट वाले क्वेश्चन उठाए 2 होमवर्क के, जो मैं पिछले टाइम में मैंने बनाए थे, वो मैंने देखे, मैंने कहा नहीं यार इसमें इतना चैलेंज नहीं है, ये आप लोग 10 मिनट में ग्राउंड कर दोगे। फिर मैंने बैठ के सवाल बना लिया खुद, ठीक है ना? और अभी सुबह भी आपके लिए मैंने 2 सवाल बनाए, मैं फिर रिपीट कर दूं। मैंने आपको उस दिन बताया था, क्लेम किया था ये कि मेरे पढ़ाने से 25% चांसेस हैं कि आप पास हो जाओ, लेकिन होमवर्क करने से ये चांसेस 100% पे चले जाएंगे, अनलेस के आप अपने माँ बाप की बदुआ लेके बैठे हो या किसी का कर्जा लेके बैठे हो, ठीक है जी, और आपने वापस नहीं किया हो, इसका भी हिसाब होगा ना, है ना? किसी के पैसे लेके भाग जाओ तो अल्लाह से माफ़ी मांग के मामला नहीं छूटेगा, ऐसा है या नहीं है? अच्छा नहीं, चले जी। सर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कुछ 4-5 चीज़ों को, मैं ज़रा रिकॉल कर लेता हूँ और आपसे ही पूछ लेता हूँ, इससे अच्छी बेहतर बात क्या होगी सर? जैसे मैंने बताया था जी, टोटल सेल्स में अगर मैं ब्रेक इवन हटा दूँ तो क्या बचता है मेरे पास? इससे बचे थे बोलो, टोटल सेल्स है उसमें से ब्रेक इवन हटा दें तो क्या बचता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचती है। वेरी गुड सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितनी सेल्स है वो हमारा प्रॉफिट है। या करेंगे और ये आएगा, ये नहीं जवाब चाहिए। कहा बात तुमने बिल्कुल सही की है, लेकिन मुझे होता मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितनी सेल्स है वो हमारा प्रॉफिट है। नो सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है वो हमारा प्रॉफिट है। वो हमारे जो भाई बैठे हैं बड़े बाल वाले, मुझे बताओ बेटा, ब्रेक इवन के बाद कौन सी कॉस्ट इनकर होती रहती है? वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती है। भैया ब्रेक इवन के बाद कौन सी कॉस्ट कवर करने का आपको टेंशन खत्म हो जाता है? फिक्स कॉस्ट कवर करने का टेंशन खत्म हो जाता है। ये हमारी बच्ची जो बैठी है, जल्दी बताओ बेटा, हमारा प्रॉफिट किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होता है? इन्फिनिटी के ऊपर। इसका मतलब है सारे साथ हैं हम, ऐसा? चलें जी, आज हम थोड़ा सा जो है वो सही मायनों में जो है वो कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्टिंग के समंदर में डुबकी लगाएंगे। ज़रा तैयार रहना मेरे प्यारे बच्चों। मुझे एक बात बताएं, मैं आपके सामने एक केस रख रहा हूँ, मैं आपके सामने एक कंपनी का डाटा रख रहा हूँ, आपने उस डाटा को देखते हुए ना मुझे गाइड करना है कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। मुझे बताएं, कंपनी की सेल्स है 5000 यूनिट और 1 यूनिट वो 80 रुपये में बेचती है। मुझे बताओगे कंपनी की टोटल सेल्स कितनी होगी? 4 लाख। ठीक है जी, मैंने आपको बताया जो कैसियो का कैलकुलेटर होता है ना, ये आप बैग में रखें तो 2 हो जाते हैं, ठीक है जी, ये बैग में रखेंगे तो 2 हो जाएंगे, निकालिएगा मत इसको, ठीक है जी, मुंह से गिनती करें, दिमाग से सोचें, ठीक है जी। निकालो मनुष्यों, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? कैलकुलेटर निकालो सामने यार, अभी भी मुंह देख रहे हैं। सर वेरिएबल कॉस्ट जी 5000 यूनिट, और मैं कहता हूं जी 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जैसे मिसाल के तौर पर 54, कितना आता सर? 2,70,000 रुपये। सर मेरे पास 4 लाख की सेल्स, 2,70,000 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट, सर मेरे पास 1,30,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऐसा? अच्छा, अब गौर से सुनिएगा दोस्त, एग्जामिनर कह रहे हैं हम एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं हम सेलिंग प्राइस को कम कर दें, और सेलिंग प्राइस को हम कम करें जी कितने से? 5%। मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कम करने से क्या होगा? वेरी गुड सर, किसी ने ये नहीं सोचा कि सेलिंग प्राइस कंपनी क्यों कम करे? पागल है, अपना सीएम कम करेगी क्यों? वेरी गुड सर मुश्तबा, वेरी गुड सर। सीधी सी बात है, इस बच्चे ने भी कहा कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा क्यों? देखो, बाज़ औक़ात प्राइस ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं, महंगा होता है उनके लिए, ठीक है जी, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव होता है, वो सस्ता मिल रहा होता है। तो सर जब आप उनको थोड़ी सी प्राइस कम करके मैनेज करना शुरू करते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं? खरीदना शुरू कर देते हैं आपसे। तो प्राइस कम करने से सेल्स, बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना, लॉ ऑफ डिमांड का, ऐसा? तो मुझे एक बात बताएं, कंपनी ने सेलिंग प्राइस कम की कितने से? ये सोच रही कंपनी का ये प्लान है कि जब ये कम हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह कंपनी का
वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा से 40% से, ठीक ठाक जो है वो हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। 5% प्राइस हमने कम करनी है, 40% वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब मेरा सवाल है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है? प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अच्छा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी। यस सर। क्या वॉल्यूम बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ती है? हाँ ना, वॉल्यूम बढ़ने से कौन सी कॉस्ट बढ़ती है? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ने से कौन सी कॉस्ट नहीं बढ़ती है? फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती है। अब बताएं सर, मेरे पास ये मामला हुआ कि मेरा वॉल्यूम बढ़ गया 40%। अब जब 40% वॉल्यूम बढ़ता है तो हम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा रॉ मटेरियल लेंगे, ज़्यादा लेबर हायर करेंगे। तो सर जब ज़्यादा मटेरियल सारी चीज़ें लेंगे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होगा। तो सर हमारा अंदाज़ा है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कि अभी करंटली 54 है सर, ये रिड्यूस हो जाएगी 10%। अब देखिए सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ था? सेलिंग प्राइस को कम किया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा। वही पता ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, जितना ज़्यादा मटेरियल परचेज करोगे, बल्क परचेजेस पे तुम्हें क्या मिलेगा? प्राइस कम हो जाएगी। तो हमारे एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 54 से 10% क्या हो जाएगी? अब बताएं हमने छेड़ा किसको इसमें? सिर्फ सेलिंग प्राइस। और उसका रिजल्ट क्या निकला? वॉल्यूम बढ़ा और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब एग्जामिनर कह रहे हैं ये सारी चीज़ें आप ऊपर वाले पीएनएल पे अप्लाई करें और फिक्स कॉस्ट में नहीं दे रहा, और बताएं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। हमने कहा ठीक है अभी कर देते हैं, बोर्ड पे देखना, लिखना नहीं कोई भी। हमने कहा जो हमारी सेल्स है ना, इसमें होगा ये कि हमारा जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं कितने? 5000। ये सर 40% वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा जी सर? 5000 इंटू 1 + 40% या 1.4 कर ले, कितना आ जाएगा जी? 7000 यूनिट हो जाएंगे जी। 7000 पहले बेचते थे कितने? 5000। अब बेचेंगे कितने? अच्छा, ये तो सबको समझ आता है ना, किसी चीज़ को बढ़ाना हो 40% तो आप कहते हो ये चीज़ भी और इसका 40% भी। बताओ कितने होंगे? 7000 आ गया ऐसा। अब बता जी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? सर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 80। ये सर 80 जो है वो 5% कम हो रही है तो 95% कम कर दूं? कितना जी? अब बताएं मेरे अगले साल की सेल्स कितनी होगी? 5,32,000। ऐसे ही है। फिर मेरे बच्चों मुझे बताओ मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? यूनिट यहाँ 5000 रखूँ या 7000 रखूँ? सीधी सी बात है, 7000 बेचोगे चाचा तो 7000 बनाओगे भी तो सही। ऐसा सर मल्टीप्लाई बाय। अब एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 54, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 90% से। कितना जी? 40। अब बताएं सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 3,40,200। अब बताएं जी मेरा सीएम कितना आएगा? 140, 191, 800 रुपये। ऐसा ही है मेरे बच्चों। अच्छा बोर्ड पे देखना, आपको एग्जामिनर ने सेलिंग प्राइस कम करने को कहा, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिली, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई। ऐसा? अच्छा बिल्कुल सही हो गया जी, बड़ा बेहतरीन है सर। निकल आया अगले साल का सीएम? एग्जामिनर ने कहा नहीं ऐसा नहीं करते हैं, हम आपको देते हैं डाटा ऐसे। सेल्स है जी 4 लाख और जी वेरिएबल कॉस्ट है 2,70,000 और हमारा करंट सीएम कितना जी? 1,30,000। ठीक है जी। और हम आपको बता रहे हैं जी हमारी सेलिंग प्राइस कम होने वाली है 5%। ठीक है जी। इससे क्या होगा? इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? इसके रिजल्ट्स क्या होंगे जी? हमारी सर वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा कितने का? से 40% का वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सर नीचे आ जाएगी 10%। अब ये अप्लाई करके दें। आपने कहा यार नंबर ऑफ यूनिट्स तो बता दो, सेलिंग प्राइस बता दो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दो। एग्जामिनर ने कहा नहीं, यही है, यही सवाल है तुम्हारे सामने। कोई यूनिट्स का डाटा नहीं दे रहे, कोई सेलिंग प्राइस नहीं बता रहे, कोई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं बता रहे। अब सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। ये 4 लाख कैसे आया होगा? 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके आया होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स और सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है 4 लाख में दोनों शामिल हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इसमें हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं कितने से? 1 + 40%। और इसी में सेलिंग प्राइस भी छुपी हुई है, तो एक और दफा इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे?
95% से। ये इम्पैक्ट हमने किसका डाला? वॉल्यूम का। ये इम्पैक्ट हमने किसका डाला? ये सेल्स में डाल दिया, क्योंकि हमने कहा सेल्स में सेलिंग प्राइस भी छुपी हुई है और वॉल्यूम भी छुपा हुआ है, तो वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं और सेलिंग प्राइस को। अब बताएं कितना आ रही है? 530। क्या ये 532 यहां भी आ रहा है? यस सर, बिल्कुल। अब बताएं वेरिएबल कॉस्ट पे। सीधी सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट है इसीलिए कि वो वॉल्यूम के ऊपर रिस्पॉन्ड करती है, तो सर इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? लेकिन मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है देखिए, 340। क्या ये वही 340 200 है जो आपको ऊपर से मुस्कुरा के देख रहा है? ऐसे ही ना? अब मुझे बताएं, क्या मैं नंबर ऑफ यूनिट्स का मोहताज हूं? नहीं सर। क्या मैं सेलिंग प्राइस होने का मोहताज हूं? एग्जाम में कभी भी वो नंबर ऑफ यूनिट, सेलिंग प्राइस, इस टाइप की चीज़ें नहीं देता। लास्ट अटेम्प्ट के सवाल उसने टोटल रुपीज़ में दिया, एक जगह पे पर यूनिट डाटा नहीं दिया उसने। सेल्स रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़, फिक्स कॉस्ट रुपीज़, ये इतना बड़ा वो इतना कम हुआ, और लोग कंफ्यूज उसके अंदर। अब याद रखना, आइंदा के बाद सेल्स का जो टोटल अमाउंट है इसमें दो चीज़ें, कौन सी? वॉल्यूम भी और ये समझ आ गया? अच्छा, अब एक गौर फिक्र की दावत और दे रहा हूँ सर, ये लिखेगा नहीं कोई भी। मेरे प्यारे बच्चों, एक कंपनी अपना एक प्रोडक्ट बेचती है 80 रुपये का। कितने का? 80 रुपये का सर। वेरिएबल कॉस्ट होती है उसकी सर 48। उसका सीएम आता है कितना जी? 32। अच्छा प्यारे बच्चों, सीएम रेशो ये क्या होता है जी? हम कह रहे हैं जी 80 रुपये में 32 रुपये का सीएम है, ठीक है जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ 1 रुपये की सेल्स में कितना सीएम होगा? 32 डिवाइडेड बाई 80 कितना? 40%। ऐसे कर दूं? अच्छा बोर्ड पे देखना। एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा देते हैं, 1.1 10% सेलिंग प्राइस को बढ़ा देते हैं और 10% ही वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। मैंने सेम अमाउंट से नहीं बढ़ाया, सेम परसेंटेज से बढ़ाया। सेलिंग प्राइस को भी बढ़ा दिया, वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ा दिया। कितना आ रहा है देखो? 88। फिर देखो दूसरा कितना? 52.8 चाचा, 52.8 जी। कितना? 35.2। अब बताएं जरा, यहां 35.2 से रेशो निकालने क्या आ रहा है? ये 60% आ रहा है बेटा। गौर से देखना, इसी सेलिंग प्राइस को मेरे प्यारे बच्चों मैं 80 रुपये को और वेरिएबल कॉस्ट जो कि 48 रुपीज़ है, मैं दोनों को 10% कम कर दूं तो क्या होगा? इसको भी मैं 90% से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी मैं, क्या आ रहा है देखो ज़रा? 72। और इधर क्या आ रहा है? 43.2। अल्लाह तेरा शुक्र है। ये कितना आ रहा है? 28.8। अब देखें, मैं सीएम की अमाउंट की बात नहीं कर रहा, परसेंटेज की बात कर रहा हूं। अब भी क्या आ रहा है? पहले भी कितना था? इसका मतलब भैया अगर आप सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को सेम परसेंटेज से बढ़ाएंगे या कम करेंगे, आपका सीएम रेशो तब्दील ऐसा है। ऊपर आओ, यहां आपकी सेलिंग प्राइस 5% कम हुई और वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हुई। क्या आपका सीएम रेशो सेम रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। सीएम रेशो सेम, अगर दोनों सेम परसेंटेज से बढ़ती या कम होती तो हम कहते जी हमारा सीएम रेशो सेम रहेगा, लेकिन क्या अभी सेम रहेगा? नहीं सर। हमने कहा हमने सेलिंग प्राइस को 5% कम किया, जिससे वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ जाने से चीज़ें सस्ती हो गई, क्योंकि हमने मार्केट से बहुत सारा मटेरियल उठाया। जब चीज़ें सस्ती हो गई तो हमारे 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 5% नीचे नहीं आई, बल्कि 10% नीचे आई। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरा सीएम रेशो पहले कितना था? चेक करो, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख कितना? अच्छा अब सुनो, लॉजिकली सोचो, आपके सीएम परसेंटेज को बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? क्यों? अच्छा सीएम बढ़ता है सेल्स प्राइस बढ़ने से,
मैं आपसे जानना चाह रहा हूं हमारा पुराना सीएम रेशियो कितना है, 32 इस पे क्लियर हो। अब वो कह रहे जी सेलिंग प्राइस से 5% नीचे आई है और वेरिएबल कॉस्ट 10% नीचे चली गई है, तो इसका मतलब खर्चा ज्यादा कम हो गया और सेल्स इतनी कम, तो हमारा नया सीएम रेशियो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए सर। इसका मतलब हमने सेलिंग प्राइस को सिर्फ 5% नीचे लेकर आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेरिएबल कॉस्ट 10% नीचे चली गई। अब निकालो जरा अगला सीएम रेशियो 36 ऐसा है। अब इस पूरे केस में हमने दो चीजें सीखी, जो हमने सीखी है ना उसकी समरी निकालेंगे और फिर हम उस पर जो है वो मजीद काम करेंगे। हमने सबसे पहले ये सीखा कि एग्जामिनर अगर आपको रुपीस में डाटा दे दे, यूनिट्स ना बताए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ना बताए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ना बताए, बल्कि डाटा किस में दे दे, रुपीस में दे दे, तो उस रुपीस में वॉल्यूम भी शामिल है, सेलिंग प्राइस भी शामिल है। ऐसा आपको वो कहे जी सेलिंग प्राइस इतने से बढ़ानी है, वेरिएबल कॉस्ट इतने से कम करनी है, आप ये सारी की सारी चीजें किसमें टिका दें सर, सेल्स में, ऐसा। और सर इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट को भी एडजस्ट कर दें, ऐसा। फिर मैंने ये सीखा कि जनाब सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अगर सेम परसेंटेज से चेंज हो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो विल रिमेन द सेम। अगर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट परसेंटेज से चेंज हो तो सीएम चेंज हो जाएगा। सीएम खराब होता है कॉस्ट बढ़ने से, ऐसा। यहां तो कॉस्ट कम हुई है सर, यहां तो सेल्स प्राइस भी कम हुई है, लेकिन सर सेल्स प्राइस इतनी ज्यादा कम नहीं हुई जितनी, तो हमारा सीएम क्या हो गया, बढ़ गया। ये बात समझ आती है। अब मैं सर आपको कुछ डाटा दूंगा और दो सीएम रेशियोज आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा और आपसे कंक्लूजन ड्रॉ करवाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा। ये कॉपी करें सर, शाबाश। अल्लाह माफ करे यार। और से देखना बोर्ड की तरफ, ये नीचे है ये ऊपर है, ठीक है जी। उंगली को मैं ऊपर नीचे करूंगा, बस याद रखना। आप जैसे उंगली नीचे, ऐसा, ठीक है जी, याद रहेगा। अच्छा, ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं है कॉस्टिंग की, ये जो है वो मतलब बीमारी भी है, मसला भी है इसके अंदर के फॉर्मेट्स में काम नहीं होता, ठीक है जी। जैसे आपने काम करना जी बरोबर। इससे बेटा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभी मैं थोड़े टाइम में ना आपको पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें वो अकाउंट बना रहा है एग्जामिनर और अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है ना, और वो दरमियान में लिख रहा है कि राउंडिंग ऑफ इफेक्ट 300 रुपये, हाँ 300 रुपये। मतलब अगर आप डेसिमल्स में काम कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा 2 डेसिमल्स तक चीज़ को ले जाएगा, उससे अब राउंडिंग ऑफ का मसला आए ना आए भाड़ में गया। लेकिन यार आप लोग तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, इसमें तो ऐसा मसला आना ही नहीं चाहिए, हैं? फिगर मिटाते ही क्यों कैलकुलेटर में? जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ सीएम रेशियो निकाल रहा हूँ, इधर कितना निकल रहा है 36.05 समथिंग, वो कैलकुलेटर में रखो, हैं? फ्रैक्शन में रख दिया करो, राउंडिंग ऑफ का मसला आएगा ही नहीं। भाई देखो, अगर आप फुल राउंड ऑफ भी कर दोगे ना वो नंबर नहीं काटेगा, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। लेकिन 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे, ठीक है जी। आई कैप का एग्जामिनर भी 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं। मैं एक्सेल पे कभी सॉल्व करवा रहा होता था मैं सवाल, मेरे और एग्जामिनर के सवाल में अक्सर 2-2.5 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा होता, और उसका रीज़न ये होता था कि उस बंदे ने राउंड ऑफ कर दिया होता और हमने एक्सेल पे छोड़ा होता, और उसमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जामिनर कह रहा है कॉपी पे कुछ लिख दो जिसके लिए तुम्हें टेंशन हो कि राउंड ऑफ करूं या ना करूं, कुछ लिखा ही नहीं हो तो एक पास पेपर्स का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलो जी, मुझे एक बात बताएं, डेप्रिसिएशन एक फिक्स कॉस्ट है? हाँ सर, अगर डेप्रिसिएशन
टाइम बेस्ड है, तो स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है या डिमिनिशिंग बैलेंस पे हो रहा है, टाइम बेस्ड है, टाइम गुजरेगा तो डेप्रिशिएट होगा, तो ये डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है। व्हाट इफ के डेप्रिसिएशन पर यूनिट लगती हो तो फिर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, तो जनरली डेप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होती है सर, ऐसा? इसमें डबल एल आता है, एक एल आता है। तुम लोग को ये कैसे याद रहता है? क्या कह रहा है? अच्छा जी, अब मुझे बताएं सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, इंटरेस्ट, बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट है? सर फिक्स कॉस्ट होती है, नंबर ऑफ यूनिट से कोई लेना देना ही नहीं है उसकी, ऐसा? अब बताएं, मैंने उधार पे एक पीपी खरीदा, ये कितने किस्म के एक्सपेंसेस को जनरेट करेगा? मैंने उधार पे एक पीपी खरीदा, उधार पे सूद भी लगेगा और एसेट भी डेप्रिशिएट होगा, ऐसा है? यार ये तो गलत बात कर दी, उधार का एसेट डेप्रिशिएट होता है प्यारे भाई? उधार पे खरीदा के एसेट डेप्रिशिएट होता है? बिल्कुल सर, डेप्रिशिएट तो यूज होने से, उधार पे खरीदो या खाला के घर से लाओ या मामा के घर से लाओ, डेप्रिशिएट तो होने उसने। तो मुझे बताएं, उधार पे खरीदे गए एसेट से दो एक्सपेंसेस निकलेंगे, कौन से? इंटरेस्ट और, अच्छा ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को समझ आ गया जी। अब मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, ये सब कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा ना एक ही सवाल में डाल के। मैं कह रहा हूँ जी 2020 चल रहा है, 2020 में कंपनी का ब्रेक इवन रुपीज़ में था 2 लाख रुपए, और कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लेके बैठी हुई थी 2020 में कोई 1.5 लाख रुपए का। कंपनी का सीएम रेशो था 40%। कंपनी ने सोचा 2021 में कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि हम सेलिंग प्राइस को कम कर देते हैं 5%। ठीक है जी, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि कंपनी की वॉल्यूम, कंपनी के जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा 40%। कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये गिर जाएगी, मैं फिगर्स वही रख रहा हूँ, 10%। ठीक है जी, साथ ही साथ गौर सुनना, साथ ही साथ कंपनी का चूंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी, तो हमें एक डिलीवरी व्हीकल खरीदनी पड़ेगी, एक डिलीवरी व्हीकल हमें परचेज करना पड़ेगी। ठीक है जी, ये परचेज करेंगे, इसकी कॉस्ट होगी 1 लाख, इसकी लाइफ होगी 10 साल, और सर ये हम खरीदेंगे उधार पे, हमें इस पर सूद देना पड़ेगा से 8%। अब मेरा सवाल यह है, क्या ये सेलिंग प्राइस तब्दील करना कंपनी के फेवर में है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, 2020 का भी और 2021 का भी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनना चाहिए? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनना चाहिए, इसमें सेल्स भी आनी चाहिए, किसकी? 2020 की, और इसमें सेल्स आनी चाहिए 2021 की। इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आनी चाहिए, इसके अंदर सीएम भी आना चाहिए, और साथ ही साथ क्या आना चाहिए? फिक्स कॉस्ट भी आना चाहिए। तो फिर क्या आना चाहिए सर? वेरी गुड सर, ये भी आना चाहिए। ऐसे 2 पीएनएल आपने मुझे प्यारे प्यारे बना के देने हैं, ये सवाल देखते हुए। शाबाश, शुरू हो जाओ। अब जितनी चीज़ें पढ़ी हैं ना, यहाँ अप्लाई करो। नहीं, 2020 में 2020 में फिक्स कॉस्ट इनकम नहीं हुई, क्यों? ये किसने कह दिया? कल हमने पढ़ा है ना, ये तीन चीज़ों से पीएनएल बनाना है। ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना सीएम होता है वो किसके बराबर होता है? याद आ रहा है ना? अच्छा, किसी कंपनी का फिक्स कॉस्ट हो ही ना तो उसका ब्रेक इवन कितना होगा? 0।
मैं कह रहा हूँ जिसका फिक्स कॉस्ट ना हो ब्रेक इवन क्या होगा? मैंने वेरिएबल कॉस्ट कहा था। मैं कह रहा हूँ जिस कंपनी की फिक्स कॉस्ट है ही नहीं उसका ब्रेक इवन क्या है? ज़ीरो, कुछ भी नहीं है सर। जो कमाओगे घर लेके जाओ। कल 2020 में प्रॉफिट आ रहा होगा कोई 60,000 रुपये, वेरी गुड सर। और 2021 में वो करो, शाबाश। 1,29,000 या 1,02,900 ऐसा, 1,02,900 ऐसे ही। जिससे नहीं हुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुझसे भी नहीं होता था, ठीक है जी। मैं किसमें फर्स्ट टाइम पास किया? 8 नहीं, हमारे टाइम पे 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 पेपर होते थे कैफ में। हमारे यहाँ ये पीआरसी नहीं होता था ना, एंट्री टेस्ट होता था। एंट्री टेस्ट के बाद आप सीए में एंटर होते थे। 4 मॉड्यूल्स होते थे, एक में फेल सब में फेल, एक में फेल सब में फेल, ठीक है जी। भले आपके सारे पेपर 3 पेपर पास हैं और चौथे में फेल हो गया तो सब में फेल, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा सा हम आगे गए तो एक रूल आएगा जी, अगर आप 45 प्लस पे फेल हुए तो फिर आपको जो है ना वो उससे वही पेपर देना पड़ेगा। तो मेरा एक पेपर था BMBS का, BM बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज़, वो कैफ में रुका था, वो रेफ़र आया था, तो सब फेल नहीं हुए। तो फिर मैंने मॉड्यूल डी में 5 पेपर्स एक साथ दिए थे बगैर गैप के। लेकिन आपको लगता होगा हमारे टाइम पे पेपर आसान आते होंगे, हैं? हाँ नहीं, हमारे टाइम के पास पेपर्स कहाँ तुम्हें मिलेंगे अभी। मैं 2004 में तो पास किया है कैफ, 2004 में फॉर्म चला गया था, 2004 मार्च में। हाँ, और गैप नहीं होता था, सुबह शाम पेपर आते थे। ग्रुप 1 नहीं होता था ना ऐसे, मॉड्यूल A B C D, ठीक है ना। तो मेरा ऐसे पेपर था कि एक दिन शाम को पेपर था, अगले दिन सुबह, फिर अगले दिन सुबह, फिर अगले दिन सुबह, फिर अगले दिन सुबह। उसमें बंदा एग्जॉस्ट हो जाता था यार। पास हो गया ना अब तो यार, आगे बढ़ जाओ। मैं फाइनल में मेरा पहली अटैम्प्ट में 3-4 पेपर मैंने दिए, 3 निकले, 1 रुका। फिर हमारे यहाँ वो पेपर आपको पास करना होता था, 1 साल का गैप। अभी कैफ में कितने पास होते हैं? 1400 1500। मेरी अटैम्प्ट में कैफ में टोटल 21 स्टूडेंट पास हुए थे। हाँ, टोटल पूरे पाकिस्तान में से 21 स्टूडेंट्स ने कैफ पास किया था, और 21 में से मेरे ख्याल में शायद पूरे पाकिस्तान में 7 लोग ऐसे थे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट कैफ हुआ था। 7 में से 4 जो है वो हम TSA में पढ़ते थे तो वहाँ से थे, 2 अलम के था, एक कोई इस्लामाबाद या लाहौर का था। तो हमारे पर नखरे भी वैसे होते थे, फर्म में अप्लाई करते थे, चारों फर्म्स बुला लेती थी, फिर फर्म कन्विंस कर रही होती थी यहाँ आ जाए आपको ये फैसिलिटी मिलेगी वो मिलेगी। आज तो आप लोगों को फर्म, छोटी छोटी फर्म, उनके भरम चढ़े हुए भाई, ठीक है ना, है 1400 पास होंगे तो यही होगा ना। नहीं, हमारे टाइम में एक ही मेरिट होता था, FAR 2 में गोल्ड मेडल होता था, और फाइनल में 2-3 पेपर्स में होते थे। ये चक्कर नहीं था, तो इसलिए लोग पढ़ाने पे फोकस ज़्यादा करते थे, मार्केटिंग में कम करते थे, ठीक है जी। आगे बढ़े हम दोस्त। लास्ट ईयर की भी ऐड होगी नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सीधी बात है यार। फिक्स कॉस्ट तो साल बेसिस पे कांस्टेंट रहेगी ना, जो एडिशन है वो आपने ऐड करनी है उसमें। अब आए, सबसे पहले मुझे बताया मेरी 2020 की सेल्स कितनी है, ये मानते हो? इन दोनों को ऐड करते तो कंपनी की टोटल सेल्स बन जाएगी 3 लाख। अच्छा, लास्ट ईयर का CM रेशियो 40%, तो जरा CM निकाल लो 40%, 1,40,000। अगर ये 40 है और ऊपर 3.5 है, तो इतना हम सब में अकल है कि वेरिएबल कॉस्ट 60% भी ले सकते हैं और दोनों का बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं। ऐसा कितना भाई? ये बैलेंसिंग फिगर तो लेना आता है ना, पहली फिगर मालूम है, बॉटम लाइन मालूम है, दरमियान में एक अमाउंट रखनी है ताकि दोनों हो जाए सर, इंटैक्ट हो जाए। अब फिक्स कॉस्ट चाहिए, कैसे निकले सर? ब्रेक इवन में जितना CM है
ब्रेक इवन में जो सीएम है ये प्रॉफिट के बराबर है। ब्रेक इवन कितना है जी? इसमें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये हमारे फिक्स कॉस्ट के बराबर है कितना? अच्छा, इसी तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम है वो प्रॉफिट के बराबर है। अगर मैं ये 80 डाल दूं तो वैसे ही मुझे बॉटम लाइन पे कितना मिल जाएगा? अच्छा, अब इस साल का तो पीएनएल बन गया जी। अब अगले साल का पीएनएल बनाना बहुत आसान है। आपने लेना है सर एक पिंक कलर का मार्कर, आपने सर इन दोनों को चेंज करना है। इनको चेंज कैसे करना है? आपने सर सेलिंग प्राइस को 5% कम कर दिया है 95%, आपका वॉल्यूम 40% बढ़ रहा है, तो 1 + 40% को मैं 1.4 लिख सकता हूं ऐसा। इसी तरह सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट वो कितनी कम हो रही है? 10%, तो यहाँ 90% कर दूं और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं किससे? देखें क्या आ रही ये कितना? सेल्स कितनी है? 3 लाख 500। ठीक है जी। फिर मेरे बच्चों मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, ये चीज मेरे बच्चे, ये पुराना हमारे साथ जुआ खेलने वाला लड़का है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं नेट कितना आ रहा है सर? 2 200 900। वेरी गुड जी, ये बड़ा जबरदस्त तरीका है सर। 200 900 ऐसा। अब बताएं हमारी फिक्स कॉस्ट वो तो इतनी ही रहेगी? नहीं सर, इतनी नहीं रहेगी। असल में हम खरीदेंगे 1 लाख रुपए का एसेट। इस एसेट की लाइफ कितनी है? तो इसको 10 से डिवाइड करें तो 10,000 रुपए का तो सीधा सीधा हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन। और सर मेरे पास इसी पीपी पे इंटरेस्ट भी लगेगा। 1 लाख का हमने लोन भी लिया होगा और 8% का इंटरेस्ट है सर इस पर। कितना? तो सर हमारी फिक्स कॉस्ट में इजाफा हुआ है कितने का? 18,000 रुपए का ऐसा। डेप्रिसिएशन भी और कितना? अब बताएं पहले कितना था? अब अल्लाह के वास्ते इसको प्लस माइनस करके नेट नहीं कर देना जी। कितना? 1,02,900। अच्छा अब रुको यहाँ पे 2 मिनट रुको। मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर का सीएम रेशियो कितना है? ये गिवन था? यस सर। लॉजिकली बताओ इस साल का सीएम रेशियो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस सिर्फ 5% नीचे आई है और वेरिएबल कॉस्ट 10% नीचे चला गया। तो निकालो जरा इस साल का सीएम रेशियो कितना है? 2,00,900 सीएम है डिवाइडेड बाय सर 465 43 यह आ गया जी हमारा नया सीएम रेशियो जो कि 40% से ज्यादा है। अच्छा 2021 का ब्रेक इवन निकाल सकते हो? कैसे? बोर्ड पे देखो, नहीं लिखो नहीं लिखो। 2021 का ब्रेक इवन निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट गिवन है कितने की? बाजीज अल्लाह के वास्ते बोर्ड पर डिवाइड करें इसको जी। 2021 का ब्रेक इवन निकाल दें। कितना? 2271 ऐसा। यही है मेरे बच्चों। अच्छा जिसका 0.1 आ रहा है ना उससे 43.15 पूरा रख दिया, परसेंटेज डाली ही नहीं। हाँ जी मुझे बताएं सर 2,27,000 रुपए का ब्रेक इवन आ रहा है? आ रहा है मेरे बच्चों या नहीं? अच्छा मुझे बताएं इसकी सेल्स कितनी है 2021 की? सर 4,65,000। अगर मैं इस ब्रेक इवन से इसको कंपेयर करूं तो मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी 2021 की कितनी है? ऐसा। यही है। आपने 2021 का सीएम रेशियो निकाला? यस सर। उससे ब्रेक इवन निकाल लिया? यस सर।
उस ब्रेक इवन और सेल्स को रख के मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लिया। यस सर। अब बताएं इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है वो मेरा प्रॉफिट है। तो सीएम है कितना 43 पॉइंट, देखो कितना आ रही 102, ये बराबर आ रहा है इसके, राउंडिंग ऑफ की वजह से इधर उधर हो रहा होगा। ये आ रहा है जी। अब बताएं अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि नया सीएम रेशियो निकाल के दे दोगे? आपसे कहे नया ब्रेक इवन निकाल के दे दोगे? आपसे कहे जी ब्रेक इवन निकालने के बाद नया सीएम रेशियो निकालने के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दे दोगे उसको? और अगर आपसे वो कहे जनाब प्रॉफिट को रिकनसाइल करके दो, जो पीएनएल से प्रॉफिट निकाला है और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से प्रॉफिट निकाला है वो दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। पक्का इस पोजीशन में हो कि मैं तुम्हें पास पेपर्स का एक सवाल दूं या इस जैसा एक सवाल और करा दूं? जी किसको? मुझे बताओ ब्रेक इवन कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, याद है ना? तो ये हमारा क्या जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो रुपीस में है ना, बिल्कुल सेट है। हाँ जी, किसी ने कॉपी करना है तो करने में रुक गया हूं। कौन सी वाली बेटा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का वेरिएबल कॉस्ट से क्या रिलेशनशिप है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से इनवर्स रिलेशनशिप है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो सीएम नीचे आएगा। ठीक है जी। सर यहाँ पे हम ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल सकते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे जी, क्या हम ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल सकते हैं सर? इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इज इट पॉसिबल कि हम ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल सकें? सर यहाँ चूंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन नहीं है, ना नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, तो हम निकाल ही नहीं सकते सर। ये सारा काम किस में हो सकता है सर? रुपीज़ में हो सकता है। ठीक है जी। मैंने आपको कहा था ना कि आप सवाल में डाटा देख के असेस करेंगे कि आपको यूनिट्स में जाना है या रुपीज़ में जाना है। अच्छा, यूनिट्स वाला डाटा, यूनिट्स वाला मेथड एक ही जगह अप्लाई हो सकता है जहाँ यूनिट्स दिए हुए हों या सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हो, लेकिन ये रुपीज़ वाला मेथड है ना, ये हर जगह इस्तेमाल हो जाएगा। तो हाथ किस पे साफ होना चाहिए? रुपीज़ वाले मेथड। ठीक है जी। दोबारा देख लो, मुझे बताओ बेटा 98,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये फिक्स कॉस्ट ये कैसे है ये पूछ लो बेटा। देखो लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 80। इस साल हमने एक मशीन खरीदनी है 1 लाख की, उसकी लाइफ 10 साल है, उस पर क्या निकालना है? हमने डेप्रिसिएशन निकालना है। और ये मशीन हम खरीदेंगे उधार पे, तो 1 लाख का लोन लेना पड़ेगा, उस पर सूद भी देना है हमने कितने का? 8% का, तो 8,000 रुपये हमने सूद भी देना है। तो हमने 10 और 8 18,000 का खर्चा इस साल बढ़ा देना है। पहले कितना था हमारा खर्चा? 80, अब 18 बढ़ के और कितना हो जाएगा? 98। ठीक है जी मेरा बच्चा। ये कैसे 2020 की फिक्स कॉस्ट? देखो हमें एक बात पता है कि ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद है? कैसे निकालते थे हम ब्रेक इवन? ब्रेक इवन बराबर है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। अच्छा, यहाँ ब्रेक इवन आपको पता है 2020 का सवाल में ही दिया हुआ उसने कितना? 2,50,000। तो हम यहाँ रखते हैं 2,50,000। अच्छा 2 लाख है, सॉरी, इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, सीएम रेशियो पता है कितना है सर 2020 का? 40%। अब इसको वर्कआउट करोगे तो फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। अच्छा, अब एक चीज याद रखने के लिए ना, जहन में रखने के लिए, ताकि बार बार फंक्शन नहीं इस्तेमाल करो, एक चीज सीख लो कि जब भी ब्रेक इवन निकालोगे, ब्रेक इवन में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट के। तो ब्रेक इवन सेल्स लो, उसको सीएम रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा ब्रेक इवन में कितना सीएम है, वही आपका क्या होगा? फिक्स कॉस्ट होगा। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम होता है वो क्या होता है? वेरी गुड सर, पक्का जी। बड़े हम आगे, और किसी का कोई सवाल मेरे बच्चों? नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे स्टेप, पक्का। चलो पहले आपको दे रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर आपको दे रहा हूं पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन। सबसे पहले मैं 2016 की बात करूंगा। सर 2016 और
17। सेल्स कितनी है 2016 में टोटल? सर इन दोनों को अगर एडअप करें ना तो ये 1 मिलियन रुपए बनता है, पक्का? वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास सर 60% है। तो सर हमारे पास 4 लाख रुपए का सीएम आ जाएगा, ऐसा ही है मेरे बच्चों? अब बताएं जी, मेरे पास फिक्स कॉस्ट है ब्रेक इवन में जितना सीएम है 6,80,000 में कितने परसेंट? 40%, 272। पक्का सबने निकाल लिया था? सर मेरे पास प्रॉफिट 1 लाख। किसी को कोई मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? नथिंग। अब बताएं जी, हमारे पास अगले साल वॉल्यूम बढ़ रहा है 40%, ऐसा? अब हर जगह 40 थोड़ी होगा सर। सेलिंग प्राइस और इधर सही किया मैंने? फिर सेल्स 2017 की 12 लाख, सही कह रहा है लड़का? वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख, बेहतरीन हो गया जी। 5, यही 6। फिक्स कॉस्ट सर इसमें ऐड करें सर डेप्रिसिएशन। सर 3 लाख का एसेट है, 20 साल की लाइफ है, तो सर मेरे पास 3 लाख डिवाइडेड बाय 20, ऐसा? $15,000। और इसी तरह 3 लाख का 12,000, तो 12 और 15 ये डाल दे सर यहाँ पे 290। अब मुझे ये थोड़ी चाहिए था खाली, मुझे तो 2017 का सीएम रेशो भी चाहिए। कितना जी? सर 533,000 डिवाइडेड बाय 12,35,000, ऐसा क्या आ रहा है जी? 43 पॉइंट। अच्छा ये दोनों जगह पे सेम क्यों आ रहा है? ऊपर वाले सवाल में भी यही आ रहा था सर, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को जिस तरह ऊपर वाले सवाल में 10 और 5% एडजस्ट किया था, तो यहाँ पर भी आपने यही किया है, ठीक है जी। और ऊपर भी 40% था, यहाँ पर भी 40% ही है पुराने साल का, तो सीएम रेशो तभी सेम आ रहा है। ये नहीं कि तुम एग्जाम में भी यार ये क्यों 43 नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। अब बताएं सर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है डिवाइडेड बाय 43 पॉइंट? बताएं मेरे पास 2017 का ब्रेक इवन पॉइंट 692,771। अच्छा बताएं कंपनी की सेल्स कितनी है टोटल सर? 12,35,000। सर हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने हजार? 542। ठीक है जी। फिर सीएम रेशो 2 लाख, जबरदस्ती का 2,34,000, ऐसा? यही चाहे कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था, तो ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है, ये इससे पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने सही नहीं हुआ ये? क्यों, क्या गलती की थी? आइडेंटिकल था पुराने का, तो इसी तरह क्या किया, मतलब ऐड नहीं किया तो दोनों को एक कढ़ाई में डाल के ले गया, कैसे किया?
अलग अलग ले गए क्या मतलब? इस 1 मिलियन की जगह क्या रखा था? अच्छा चलो ठीक। और वेरी गुड जी, ये वाली गलती चाहिए थी। बच्चे ने सेल्स को सीएम रेशियो से डिवाइड करके ब्रेक इवन निकाल लिया, ठीक है ना। और जी नहीं करो, इंसान बनो। और जी, और किसी की कोई गलती? तो गलती नहीं की तो बाकी किया क्या? हुआ क्यों? कितने लोगों से नहीं हुआ? सच बताओ, कितने लोगों से नहीं हुआ? तो तुमसे क्यों नहीं हुआ भाई? क्या गलती क्या की? 50% किया था। मेरा सवाल है 50% कैसे काउंट किया तुमने? वो तो सही है, तुमने कहा 50% किया मैंने, ये कैसे पता चला कि 50% हो गया? तो क्या मारा है? अच्छा फिर तुमने क्या किया भाई? चलो खैर है, कोई मसला नहीं। बेटा आपसे क्या गलती हुई थी? अच्छा देखो, थोड़ा सा ना अपनी पेस बढ़ानी पड़ेगी हमें, ठीक है। ये मैथ्स है, थोड़ा सा लोगों को जो है वो मसला होता है इसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी पेस बढ़ानी पड़ेगी अपनी, थोड़ा सा जो है वो रिफ्लेक्सेस अपने अच्छे करने पड़ेंगे। ये कैसे होंगे? ये प्रैक्टिस से होंगे। मैंने कल फेसबुक पे किसी बच्चे का कमेंट पढ़ा, यार कॉस्टिंग बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लगेगा भाई, आपके दोस्तों को कॉस्टिंग बहुत मज़े का लग रहा होगा। उधर भी क्या चल रहा होगा कहीं पे भी दुनिया में? डायरेक्ट मटेरियल आया, डेबिट, कैश गया, क्रेडिट, फिर मटेरियल से ये बना। मैं आपको इस वक्त सिखा रहा हूँ वो चीज़ें जो 3 महीने बाद शुरू करेंगे लोग, लेकिन अगर मैं नहीं करूँ इस तरीके से तो ऑनेस्ट टू गॉड जो जिस चीज़ से 40-45 नंबर का पेपर बनना है, जो पूरा मिजाज है कॉस्टिंग का, वो समझ ही नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा जनरल एंट्रीज का टॉपिक है भाई कॉस्टिंग, जनरल एंट्रीज वाला जो है वो सब्जेक्ट है। मटेरियल आता है, मटेरियल जाता है, मटेरियल घूमता है दरमियान में, ठीक है जी। नहीं, थोड़ा ध्यान देना, ये मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारे लिए चलना आसान होगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, कुछ दिन आगे के मुश्किल हैं, शुरू के 8-10 क्लासेस होती हैं थोड़ी सी टफ, इसके बाद फिर ईज आउट हो जाती है चीज़। फिर एक स्टेज आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, वहाँ आपको थोड़ा सा मुश्किलात, उसके बाद फिर आपके घर में बिल्लियाँ हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, अब आप एक छोटी बिल्ली गुजार रहे हो उसके हिसाब से दीवार में सुराख कर रहे हो। हमने पहली बड़ी बिल्ली गुजार ली, बड़ा सुराख कर दिया है, अब छोटी बिल्लियाँ उसी से निकल जाएंगी हैं। दीवार की बात कर रहा हूँ मनुष्यों, आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन वाली एंट्री समझा दूं, इसमें एंट्री बनाई कब यार? हाँ जी, सवाल दिखा दें, बच्चा कह रहा है, देख लो बेटा, सही है। 2 मिनट का ब्रेक दे दें, हमारी क्लास ही कोई आधे घंटे की रह गई है, सही 20 मिनट। चलो जी प्यारे भाई, बोर्ड पे अब मैं आपको दे रहा हूं सर एक छोटा सा क्वेश्चन, ये आसान सवाल है, ये हो जाना चाहिए। ये नजर आ रहा है? चला जा भाई, चला जा। काइंडली बुक्स का बता दें चेंजेस होंगी या नहीं। आप बेटा आज मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि किसी के पास पुरानी किताब है तो वो चल जाएगी, ठीक है जी। पुरानी और नई किताब में सिर्फ चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, कुछ एडिशनल सवाल हैं वो नई में डालूंगा, पुरानी में नहीं है वो सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगा। उस चक्कर में आप 1500-1600 रुपये की 1300 रुपये की किताब नहीं मत ख़रीदना। अगर किसी दोस्त के पास है और वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसका पेपर निकल जाएगा, जो क्या है डाउट, ठीक है जी, तो आपको किताब दे देगा, ठीक है जी। न्यू किताब कब आएगी? नेक्स्ट वीक में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलो जी, किसके? देखो किसी भी नंबर के ना 1 से 1.5 नंबर से ऊपर नहीं होता, किसी भी एक फिगर को कैलकुलेट करने के 1 से 1.5 नंबर नहीं। हाँ अगर वो काफ़ी कैलकुलेशन के बाद आ रही है 2.5 नंबर 3 नंबर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता।
5 और 8.85 यही है। अच्छा आप मुझे बताना, जिनसे नहीं हुआ था लास्ट टाइम उनसे हुआ या नहीं हुआ? हो गया बेटा? और ये बच्चे तुम लोगों से हो रहा? तुम्हारी फिर आज पहली क्लास है, करो सही। कैसे होगा अगर करोगी नहीं तो? पिछले वाला सवाल देखो जो भी किया था उसी जैसे सवाल है यार। अगले हफ्ते से मैं आपको सवाल दे के जाया करूँगा 2-3, ठीक है? उसको आप देखिएगा सुकून से घर में, और उसका वीडियो सोल्यूशन आपको दे दिया करूँगा, ठीक है जी? यार अगले फ्राइडे से मेरी क्लास होगी। ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स। सर मुझे बताएं, अगर ये स्पेयर पार्ट्स नहीं बना रहा होता, कुछ और बना रहा होता, तब भी ब्रेक इवन के सवाल पे कोई असर नहीं पड़ता। इट इज़ ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है? इस वक्त ये फैक्ट्री में अगर 100 यूनिट बना सकता है ना, ये बना नहीं रहा है, इस वक्त 70 ही बना रहा है। डन? ऐसा क्यों? डिमांड नहीं है सर इसके पास, ऐसा। फिर ये कह रहे जनाब, एट दिस लेवल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ब्रेक इवन भी आ रही है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, कंपनी का CM रेशो भी है। AIL इज प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस बाय 5%, ठीक है जी, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द वॉल्यूम बाय 70%। मेरा सवाल ये कि ये कितने % कैपेसिटी पे चला जाएगा अगर हमारा कैपेसिटी 30% बढ़ जाए? बस यही मैं सुनना चाह रहा था। नशइयों, हम 70% पे हैं, हम इसका 30% बढ़ेंगे। इस वक्त 70% पे, आप 70 का 30% ऊपर जा रहे हो। कितना आ रही है? 91। एक पेपर में सवाल है, हम 70% पर हैं, 40% वॉल्यूम हम यहां से ऊपर लेके जाएंगे। लोगों ने जवाब लिख दिया तो गलत बात है, क्योंकि फैक्ट्री के बाहर भी मशीनें लगेंगी। और भाई 98% बनता है वो। इस वक्त तुम बना रहे हो 7000 यूनिट, वो कह रहे हैं 30% वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो 10,000 का 30% बढ़ेगा या 7,000 का 30% बढ़ेगा? तो सीधी सी बात है ना, 70 का 30% बढ़ाना तुमने। डन? अच्छा जी, फिर खैर इससे सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है, आपस की बात है। इंक्रीज इन सेल वुड रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 मिलियन इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल एंड वर्किंग कैपिटल। सर एक तो आपको व्हीकल लेना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सर कुछ रॉ मटेरियल लेके रखना पड़ेगा, कुछ पैसे हमारे रिसीवेबल्स में फंसेंगे। आप वर्किंग कैपिटल को डिटेल में पढ़ोगे MFA में जाके। इस वक्त वर्किंग कैपिटल में जहन में ये रखना, हमें कुछ रॉ मटेरियल लेके अपने पास रखना पड़ेगा। इतना बड़ा जो है वो स्केल पे काम करेंगे तो कुछ स्टोर में आपको रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा? पैसे फंस जाएंगे हमारे, रखना पड़ेगा आप, ऐसा। आप बताएं जी, हमारे पास वर्किंग कैपिटल, एडिशनल फंड्स वुड बी अरेंज थ्रू लॉन्ग टर्म लोन एट अ कॉस्ट ऑफ 15%, ठीक है जी। कितने मिलियन का लोन लेना है? कितने मिलियन का लोन लेना है? 40 का। और उस पर हम सूद कितना देंगे? कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 6। और वो कह रहे जी डेप्रिसिएशन आएगा 5 मिलियन रुपए। ये उसने दे दिया डायरेक्ट, डेप्रिसिएशन उसने 5 मिलियन खुद ही दे दिया। ये इंटरेस्ट है। और तो मुझे बताएं फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ेगी? 11 मिलियन रुपए से। फिर वो कह रहे जी एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड किक इन एंड वेरिएबल कॉस्ट वुड रिड्यूस बाय 10%, ठीक है जी। चले जी, 2 सालों के प्रॉफिट बनाने, उसने कहा करंट और प्रोपोज सिनेरियो में प्रॉफिट एंड लॉस बना के दें। और बताएं जी नया ब्रेक इवन कितने पे आएगा और नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने पे आएगा? अच्छा पहले हम लिख देते जी, ये हमारा करंट ईयर है और दूसरा क्या हमारा नेक्स्ट ईयर, ऐसा। सेल्स कितनी है? 150 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट 80%, CM 20%, फिक्स कॉस्ट 125 का कितना जी? तो कमा क्या रहे हैं हम? ये वहाँ जो प्रॉफिट आ है सर, ये अगले साल और ये अगले साल 30% बढ़ेंगे वॉल्यूम की वजह से। लेकिन सर ये 5% गिरेगा और ये,
और इसके अंदर 11 मिलियन रुपए का इजाफा होगा, तो ये सीधा सीधा बराबर वाला पीएनएल बन जाएगा। कितना? 185 पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट 185। सीएम रेशियो भी निकाल लो, लगे हाथों। 24.2। ये बढ़ क्यों गया? क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस थोड़ी अमाउंट से नीचे आई और वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा परसेंटेज से नीचे आई। अब फिक्स कॉस्ट सर नई वाली, तो सर हमारा प्रॉफिट, आप बताएं सर अगर हम ब्रेक इवन निकालने जाएं तो ब्रेक इवन ऑफ नेक्स्ट ईयर 36 डिवाइडेड बाय 24.2%, कितना? 148.76, ऐसा? $148.69। यार तो जब मैं 9 लिख रहा था तो एक ने आवाज मारी 65। अब बताइए हमारी सेल्स कितनी है? अच्छा अब बताएं सर मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है? 36.5, यही है। अब बताएं सर यही उससे मांगा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने निकाल के दे दिया, ऐसा? नहीं तो